देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी कोई क्राइम स्टोरी नहीं होने वाली है। तो आज की हमारी स्टोरी नेताजी के ऊपर होने वाली है, यानी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। देखिए, आप लोग तमाम लोग जानते होंगे उनके बारे में, लेकिन अगर आपसे एक सवाल मैं पूछूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो शायद आप बता दें। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वो कैसे मरे, तो क्या आप बताइएगा? नहीं बता पाइएगा। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। और सच कहूं तो उनकी मौत कहीं ना कहीं एक रहस्य है। वो कैसे हुए, इस कहानी में आप सुनिए। तो देखिए, ज्यादातर समय नहीं गवाऊंगा और कहानी को शुरू करता हूँ। तो देखिए, जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी में दो तरह के दल थे। एक नरम दल, एक गरम दल। एक नरम दल जो कि धारणा प्रदर्शन और शांति से हर आजादी लेना चाहता था और हर चीज को सॉल्व करना चाहता था। लेकिन एक दूसरा गरम दल था, जिसका मानना था कि अंग्रेज हम पे हुकूमत कर सालों से, कई सालों से, उनसे प्यार से हम नहीं मानना चाहिए, उससे हमें लड़ना चाहिए। और लगभग 1945 ये वो समय था जब अंग्रेज कमजोर हो रहे थे और उनके पास पैसा, रिसोर्सेस कम हो रहे थे। ये वो वक्त था जब आजादी के लिए हम पूरा चरम सीमा पे लड़ रहे थे। तो इसी जो गरम दल के एक मेन व्यक्ति थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि नेताजी, जो कि अपने भाषणों के वजह से काफी प्रचलित थे। उन्होंने काफी युवाओं के अंदर जोश भरा और तमाम चीजें, क्योंकि उनका मानना था कि हमें प्यार से शांति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसे आजादी नहीं मिलेगी। उनका मानना था कि हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। और जब भी वो भाषण देते तो तमाम जो युवा होते, वो काफी उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा होता, एक एनर्जी मिलती उन्हें कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए। इनके द्वारा एक ग्रुप भी चलता था, आजाद हिंद फौज। देखिए, आजाद हिंद फौज में काफी फंडिंग होती थी। तमाम जो लोग थे, तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें कई करोड़, कई लाख जमा किए दिए। तो उन्हीं में से एक बिजनेसमैन थे जिन्होंने 42 करोड़ रुपए आजाद हिंद फौज को फंडिंग में दिए थे, कि ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल करके सैनिकों को दे सके, अपने लिए नए सैनिक मतलब बना सके, और लड़ाई में जो भी हथियार है उसको खरीद सके। तो उस समय के लिए 42 करोड़ बहुत मायने रखते थे, अभी भी 42 करोड़ मायने रखते हैं। फिर एक बिजनेसमैन थे जो कि मेरिट चाइथिंग थे, उन्हें 2800 सोने या 28 किलो सोने समथिंग कुछ दिए थे, जिसकी भी कीमत करोड़ों में थी। फिर एक ने 1300 किलो सोना दिया। ऐसे करके आजाद हिंद फौज को एक बहुत मतलब बहुत पैसा मिले, बहुत सारे सोने मिले, बहुत आभूषण मिले, ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके देश के लिए लड़ा जाए, देश को आजाद करवाया जाए। और तमाम जो सैनिक इस देश में मतलब इस युद्ध में रहेंगे, उनका देखभाल, खर्चा और तमाम हथियार उन्हें प्रोवाइड किया जाए। तो सब कुछ इनके सब कुछ सही चल रहा था। तारीख आती है 23 जनवरी 1945, जबकि सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, उनके लिए खास दिन था। तो तमाम जो लोग थे, तमाम जो जनता थी हमारी, उन्होंने एक चीज डिसाइड किया था कि आज हम आजाद हिंद फौज के लिए तमाम गहने, आभूषण और तमाम चीजें देंगे, जिससे आजाद हिंद फौज के सेना लड़ सके। लेकिन ये देंगे कैसे, उसके पीछे भी एक अच्छा प्लान था। उनका मानना था सभी पब्लिक, सभी जनता का, कि जितना सुभाष चंद्र बोस का वजन होगा उतना हम चढ़ाएंगे चढ़ावा। तो सबसे पहले 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को एक पाले में बैठाया गया और दूसरी तरफ उन्हें तौला जा सके, इसलिए सैकड़ों और हजारों लोगों ने अपने घर के, उनके पास जो था तमाम आभूषण, अंगूठी, गहने, जेवरात, हीरे, तमाम चीजें दूसरे पल्ले में रखी और उन्हें तौला गया। देखिए, लगभग कहा गया ऑफिशियली कि 80 से 90 किलो वजन था सुभाष चंद्र बोस का, यानी कि नेताजी का। तो 80 से 90 किलो सोना और तमाम चीजें चढ़ी, जिसकी कीमत आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी होगी। तो देखिए, तमाम चीजें चली, सब कुछ सही रहा, सुभाष चंद्र बोस भी खुश हुए और एक कहीं ना कहीं अच्छा अमाउंट मिल चुका था आजाद हिंद फौज को लड़ाई करने के लिए। और आजादी के, देखिए जो कहानी आजादी के 2 साल पहले की है, लगभग 2 साल के करीब की है, क्योंकि 1945 में ये चीज हुई थी। लेकिन देखिए, इस तरह पे एक चीज और 1945 में हो रहा था, वो ये तो देश विदेश में भी अटैक, यानी कि हमले, वॉर हो रहे थे। इसी बीच अमेरिका ने भी जापान पे परमाणु अटैक किए थे, जापान के 2 शहरों पे, जिससे जापान कमजोर हो गया। वहीं एक और शहर है सिंगापुर, जहां पे सुभाष चंद्र बोस रहा कर रहे थे। तो देखिए, सिंगापुर जापान के कंट्रोल में था जब जापान कंट्रोल में, लेकिन जब जापान
कमजोर हुआ तो इसका मतलब कि सिंगापुर भी कमजोर हो गया। तो देखिए अब सुभाष चंद्र बोस को डर लगता है कि कहीं यहाँ पे मैं अनसेफ तो नहीं, तो अपने एक सबसे खास आदमी को कॉल करते हैं जो कि आजाद हिंद फौज का सारा बैलेंस, सारा पैसा, सारा फंड, तमाम जो आभूषण, जेवरात, सोने जो भी थे, सभी जिस इंसान के जिम्मे थे, जो भी अकाउंटेंट था, उसको कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि काम करो, बैंकॉक शायद बोलते हैं वो पहुंचने के लिए। अब वो जो शख्स था, नाम मुझे माफ किया याद नहीं, तो तमाम जो पैसे थे, तमाम जो जेवरात थे, जो भी हार्ड कैश था, जो भी सोना वगैरह चढ़े हुए थे, तमाम जो भी अकाउंट में था आजाद हिंद फौज के, वो लेके वहां पहुंच जाता है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी वहां पहुंचते हैं। फिर देखिए कई कह सकते कई बक्सों में सोने को रखा गया था, कई बक्सों में पैसों को रखा गया था। अब सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस तमाम जो हिंद फौज के सेना थे उन्हें उनकी सैलरी देते, सब कुछ देने के बाद फिर सोचते कि अगर ये सब पैसा एक जगह रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए उन पैसों को, उन सोनाओं को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग जगह भेज देते हैं ताकि पैसे और वो अमाउंट सुरक्षित रहे जिससे हमें लड़ाई में मदद मिले। इधर ही 4 बक्से सोने के वो अपने साथ रखते हैं और अपने साथ रख के वो डिसाइड करते कि इसको कहीं और ले जाएंगे हम। तो फिर एक प्लेन में वो और उनके साथ 6 लोग सवार होके निकल जाते हैं। अब एक प्लेन में सुभाष चंद्र बोस है और सुभाष चंद्र बोस है जिनके पास लगभग 200 से 300 करोड़ का सोना है और ये सोना 4 बॉक्सों में है। उनके साथ 6 लोग हैं जो कि वो आजाद हिंद फौज के मेन लोग थे, वो एक तरह से पिलर थे आजाद हिंद फौज के। अब प्लेन लेके उतरते हैं, लेकिन रास्ते में उनका फ्यूल खत्म होता, तो फ्यूल खत्म होता तो एक जगह वो लोग रुक जाते हैं। वो जगह था शायद ताइवान का ताइपाई, वहां पे वो लोग लैंड करते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे फ्यूल खत्म हो गया था एरोप्लेन का। अब फ्यूल को भरने का प्रोसेस शुरू होता है ताकि वहां से वो वहां जा सके जहां उन्हें जाना था एग्जैक्टली। देखिए, लेकिन देखिए जब फ्यूल भराता है तो पता चलता है वहां के लोगों को कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गया है फ्लाइट में, तो अगर इस प्लेन से जाएंगे तो कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। लेकिन समस्या ये कि अब किया क्या जाए। लेकिन देखिए जहाँ पे वो प्लेन रुका था, जहाँ पे खराबी आई, वो ऐसा जगह था जहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता था और ऐसे सिचुएशन में वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र का रहना या फिर उन सोने को छोड़ के जाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही गलत होता फैसला और कहीं ना कहीं उससे जान मान का भी नुकसान होता, तो वहां उनसे निकलना था। लेकिन देखिए खास बात क्या था कि वो जगह जापान के अंडर कंट्रोल में था, तो जापान के उस समय जो मेन प्रमुख थे सेना के शायद, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हमारा एक चार्टर प्लेन है, उसे लेके आप चल जाइए। लेकिन एक छोटा सा समस्या है, समस्या ये कि उस प्लेन में या तो आप सोने के साथ जा सकते हैं या फिर उन 6 लोगों के साथ। लेकिन देखिए सोना भी ले जाना जरूरी था और वो 6 लोग को भी ले जाना जरूरी था क्योंकि वो कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज के 6 पिलर थे। अब देखिए लेकिन फिर सुभाष चंद्र बोस सोचते हैं कि लोग तो फिर वापस आ ही जाएंगे, लेकिन सोना यहाँ पे छूट जाएगा तो कैसे वापस आएगा, यहाँ पे कौन देख रेख करेगा। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस फैसला लेते हैं कि इस सोने को और मैं जाऊंगा यहाँ से, वहां ले जाऊंगा, फिर बाद में प्लेन आएगा और 6 लोगों को वहां पे ले आएगा। अब उस चार्टर प्लेन में सुभाष चंद्र बोस और 4 सोने के बक्से जाते हैं और उस सोने के बक्से की कीमत लगभग 300 करोड़ होता है। अब ये प्लेन उड़ता है सुभाष चंद्र बोस के साथ, लेकिन इत्तेफाक से दुर्भाग्यवश वो प्लेन वहां पे क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस और तमाम चीजें नीचे गिरती है। सुभाष चंद्र बोस को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन पता चलता है वो मर चुके हैं। ऑफकोर्स कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, तो उस दुर्घटना में वो मर जाते हैं। इसके बाद अब सवाल उठता है कि वो सोना कहाँ है जो 300 करोड़ था। लेकिन देखिए सोना मिलता नहीं है, बहुत कम मात्रा में सोना मिलता है, लगभग 15 केजी। तो बाकी के जो सोने थे वो कैसे कहाँ गए। इतने में देश आजाद होता है। फिर देश आजाद होता है तो एक कमेटी बनती है ये पता करने के लिए कि सोना है कहाँ। तो जो तमाम लोग थे आजादी के, उन्हें भी ये जानना था कि हमारा सोना है कहाँ। तो कई कमेटियों का गठन किया जाता है उस वक्त, जो कि पता करना उनका काम था कि आखिर सोना गया कहाँ। कमेटी ने जब पहले ओवरऑल कैलकुलेशन किया तो उसके हिसाब से 70 से 80 किलो, मान लीजिए 80 किलो
सोना उस बॉक्स में था जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए थे। लेकिन कमेटी ये भी बताते हैं कि उसमें से 15 किलो सोना मिलता है, लेकिन बचे अब 65 किलो। ताकि वो 65 किलो सोना गया कहाँ? तो देखिए, तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो कई थ्योरियां सामने निकल के आती हैं। पहली थ्योरी ये निकलती है कि 15 किलो सोना तो मिल गया, लेकिन बाकी जो 65 किलो थे, जब प्लेन क्रैश हुआ तो वहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे जो वो तमाम सोना लेके भाग गए। लेकिन इसको डिक्लाइन किया जाता है क्योंकि इतने कम समय में 65 किलो सोना कैसे जा सकता है, कैसे गायब हो सकता है। फिर दूसरी थ्योरी निकल के आती है कि वो जो बाकी के कुछ जो लोग थे आजाद हिंद फौज के, कहीं उन्होंने तो नहीं रख लिया पैसे, मतलब वो सोने, लेकिन उनके घर की स्थिति को देखते हुए जो पहली स्थिति थी उसके बाद भी वही स्थिति रही, तो इसको भी खारिज किया गया। और ओवरऑल बात करूं तो ये राज अब तक राज है क्या कि वो सोना गया कहाँ, मात्र 15 किलो मिले। खैर, ये राज अब तक राज है कि वो सोना कहाँ है, किसके पास है, कहाँ गया। बक्से तो वो जल गए, लेकिन सोना तो जल नहीं सकता, तो आखिर गया कहाँ। तो देखिए, यही कहानी थी जो कि मैं आपको सुनाना चाहता था। तो देखिए, आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।